हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑथर और रीडर का जो एक रिलेशन है उसकी। नैरेटिव की लैंग्वेज को हमने पढ़ा हुआ है, जैसे कि जेरार्ड जेनेटिव ने उसके ऊपर काफ़ी बात की है। और यहाँ पर हमेशा ही ऑथर और रीडर के जो थियरी है, इसमें ऑथर और रीडर की जो अटेंशन है, इनका जो रिलेशन है, इनका जो आपस में कॉन्टेक्ट है, उसकी हम बात करेंगे। नैरेटिव थियरी के अंदर बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जाती है एक टेक्स्ट की नेचर के ऊपर, कि एक टेक्स्ट की नेचर क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, और एक टेक्स्ट किस तरह की मीनिंग अपने अंदर प्रोड्यूस कराना चाहता है। जबकि जो रीडर रेस्पॉन्स थियरी है, रीडर रेस्पॉन्स थियरी में रीडर को मीनिंग के लिए एक जनरेटर माना जाता है। दूसरी थियरी जो सेम इसी तरह की है, ऑथर और रीडर जो रेस्पॉन्स थियरी मानी जाती है, रीडर रेस्पॉन्स थियरी, उसमें रीडर का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी टेक्स्ट को रीडर को सौंप दिया जाता है, और जो भी मीनिंग वहां रीडर निकालना चाहे वो अपनी मर्जी से मीनिंग निकाल सकता है। तो रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी के अंदर एक रीडर को मीनिंग का जनरेट करने वाला, मीनिंग का प्रोड्यूस करने वाला माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑथर और रीडर का जो रिलेशन है, यहाँ पर रीडर को मीनिंग का जनरेटर नहीं माना जाता, मीनिंग का प्रोड्यूस करने वाला नहीं माना जाता, बल्कि यहाँ पर ऑथर का और रीडर का आपस में रिलेशन रहता है। तो उस चीज को हम पढ़ेंगे। आप इसको रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी ना मान लें, ये थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑथर भी है, जबकि रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी के अंदर केवल रीडर ही आता है। यहाँ पर इस थियरी का नाम है ऑथर, टेक्स्ट और रीडर। कि एक ऑथर होता है और उसके सामने कोई एक रीडर है, उसका पढ़ने वाला है, और उन दोनों के बीच में एक टेक्स्ट है। तो एक ऑथर किस तरह से अपने रीडर से जुड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पर एक ये चार्ट ही आप देख सकते हैं कि एक ऑथर है, यहाँ पर एक रियल ऑथर है, और वो किस तरह से एक रियल रीडर से जुड़ता है एक टेक्स्ट के थ्रू। कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है और ना ही इतना सिंपल है जितना कि ये लग रहा है। इसको समझना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा। ये कह रहे हैं कि जो नैरेटर है उसके अंदर काफ़ी जो चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी ये चार्ट इतना आसान नहीं है, बल्कि इस चार्ट को समझना मुश्किल होता है। कहते हैं कि क्या, ये एक सवाल भी है यहाँ पर, कि क्या ऑथर के माइंड में कोई स्पेसिफिक रीडर होता है जब वो किसी पोयम को या किसी नोवेल को लिखता है। यानी जब कोई ऑथर या कोई पोएट किसी पोयम को लिखता है, किसी नोवेल को लिखता है, तो लिखते समय ऑथर के माइंड में कि क्या किसी टाइप का रीडर होता है, या किसी टाइप की ऑडियंस होती है या नहीं होती है, ये एक सवाल है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। यहाँ पर ये चार्ट है, इसको हम यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है इससे समझेंगे, सब कुछ इसी के बारे में लिखा हुआ है। फिलहाल आप ये चार्ट देख लें एक बार। यहाँ पर एक रियल ऑथर होता है और उसके सामने एक रियल रीडर होता है। तो ये दोनों आपस में जो जुड़े हुए होते हैं वो टेक्स्ट से जुड़े हुए होते हैं। ये रियल ऑथर है, जबकि इसके जस्ट नीचे एक इम्प्लाइड ऑथर है। इम्प्लाइड माने इमेजिन्ड। ठीक है, इसके अलावा ये रियल रीडर है, तो इसी के नीचे एक इम्प्लाइड रीडर है, यानी इमेजिन्ड रीडर। ये नैरेटर है जो कि कहानी को बताता है, और ये नैरेटिव है। तो ये आपने चैप्टर ये देख लिया पूरा चार्ट। अब धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस एग्जामिन दिस मॉडल, के इस मॉडल को थोड़ा एग्जामिन करने की, इसको जांच करने की कोशिश करते हैं। द रियल और हिस्टोरिकल ऑथर से वाल्टर स्कॉट रोट इवानहो। वाल्टर स्कॉट का एक वर्क है, एक नोवेल है इवानहो, एंड अदर नॉवेल्स, और दूसरे नॉवेल्स भी वाल्टर स्कॉट ने लिखे हुए हैं। और यहाँ पर वाल्टर स्कॉट को एक रियल या हिस्टोरिकल ऑथर माना जाता है। लेकिन जब वाल्टर स्कॉट ने कंस्ट्रक्टेड अ पर्टिकुलर पर्सन व्हाइल राइटिंग द नोवेल, के जब वो ये नोवेल लिख रहे थे इवानहो, तो उनके माइंड में एक तरह का पर्टिकुलर पर्सोना था। कि जब वाल्टर स्कॉट ने इवानहो नोवेल को लिखा, तो उस समय वाल्टर स्कॉट तो क्या बने, एक रियल और हिस्टोरिकल ऑथर बने। लेकिन उनके माइंड में एक तरह का रियल या फिर हिस्टोरिकल रीडर था, जिसको बोला है पर्सोना। यानी एक पर्टिकुलर, एक विशेष टाइप का पर्सोना, एक विशेष टाइप का रीडर उनके माइंड में था जब वो नोवेल को लिख रहे थे। फॉर एग्जाम्पल,
Numerous authors have a short prefatory note that previous some biographical details, including some information about how they came to write the book। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे authors ऐसे होते हैं जो कुछ प्रीफेटरी माने पहले, यानी नॉवल है, नॉवल से एक दो पेज जो है लिखे जाते हैं, एक दो पेज नॉवल के बारे में, कि बहुत सारे ऑथर ऐसे होते हैं जो कि अपने कुछ बायोग्राफिकल डिटेल्स देते हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशंस देते हैं कि किस तरह से उन्होंने उस बुक को लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए जो एक मेन एग्जाम्पल हो सकता है, एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है, वो मैरी शैली, या यहाँ पर मैरी शैली के ने अपने बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, जैसे कि उन्होंने फ्रैंकस्टीन इनका एक वर्क है मैरी शैली का, कि जब उन्होंने फ्रैंकस्टीन को लिखा तो उससे पहले उन्होंने एक प्रीफेस को लिखा था। प्रीफेस का मतलब यही होता है कि किस तरह से उन्होंने इस कहानी को लिखा है, क्या उसका पर्पज रहा है, क्या उनके सामने मुश्किलें आई जो है वर्क को लिखते समय। तो कह रहे हैं कि चाहे वाल्टर स्कॉट हो या चाहे मैरी शैली हो, वो बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो कि अपने नॉवल में शुरू के कुछ पेज ऐसे लिखते हैं जिनके अंदर उनकी कुछ बायोग्राफिकल डिटेल्स होती हैं और कुछ इंफॉर्मेशन होती है उस वर्क से रिलेटेड। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वाल्टर स्कॉट और मैरी शैली ये रियल ऑथर हैं, ठीक है। ये कैसे ऑथर हैं? रियल ऑथर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले रियल ऑथर यानी जब इंसान ऐसे वर्क लिखते हैं, कोई वर्क लिखते हैं और उस वर्क के शुरू के जो कुछ पेजेस होते हैं वहाँ पर वो कुछ अपने बायोग्राफिकल जो है बायोग्राफिकल डिटेल्स देते हैं या अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में वाल्टर स्कॉट ने इवानहो लिखा, उसमें उन्होंने कुछ पेजेस लिखे थे शुरू में, और मैरी शैली ने जो फ्रैंकेनस्टीन लिखा है उससे पहले उन्होंने एक प्रीफेस दिया था। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं? हम इनको रियल ऑथर या हिस्टोरिकल ऑथर बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने जो भी लिखा है, चाहे फ्रैंकेनस्टीन हो चाहे इवान हो, ये एक हिस्टोरिकल फिगर है। जो इसमें इन्होंने कैरेक्टर का यूज किया है वो इन्होंने हिस्ट्री से लिया है। तो इस तरह से ये रियल और हिस्टोरिकल दोनों बन जाते हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि हमारे माइंड में ऑथर की एक इमेज बन जाती है जब हम इस बुक को पढ़ते हैं, यानी जब हम उसका प्रीफेस पढ़ेंगे शुरू में, तो प्रीफेस पढ़ते समय क्योंकि उसकी बायोग्राफिकल डिटेल्स है ऑथर की, तो प्रीफेस पढ़ते समय हमारे माइंड में उस ऑथर की एक इमेज बन जाएगी। और यहाँ पर जेरार्ड जेनेट ने जो एक इम्प्लाइड ऑथर होता है उसको बोला है कि इमेज ऑफ ऑथर इन द टेक्स्ट, कि जब हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं और टेक्स्ट को पढ़ते पढ़ते हमारे माइंड में ऑथर की एक इमेज आती है। ऑथर जब हमारे माइंड में आ जाते हैं, हम कोई पोयम पढ़ रहे हैं और पोयम पढ़ते पढ़ते जब हम उसके पोएट को याद करते हैं, अपने माइंड में इमेजिन करते हैं, तो उस समय वो एक इम्प्लाइड ऑथर या इम्प्लाइड पोएट बन जाता है। दिस इज इम्प्लाइड ऑथर अ टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय वैन सी बूथ। ये आप देख सकते हैं कि जो इम्प्लाइड ऑथर है इसका यूज सबसे पहले वैन सी बूथ ने किया था अपने क्लासिक वर्क द रिटोरिक ऑफ फिक्शन 1961 में। कि वैन सी बूथ ने द रिटोरिक ऑफ फिक्शन नाम की एक बुक लिखी 1961 में। उस बुक में उन्होंने सबसे पहले इम्प्लाइड ऑथर का यूज किया है। तो अभी तक आप दो चीज समझ गए होंगे, एक तो रियल ऑथर और एक इम्प्लाइड ऑथर। रियल ऑथर का मतलब ये है कि ऐसे ऑथर जो अपने नॉवल से पहले या अपनी पोयम से पहले, अपने वर्क से पहले शुरू के कुछ पेज लिखते हैं जिनके अंदर उनकी बायोग्राफिकल डिटेल्स होती है और उस वर्क से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होती है। तो पढ़ने वाले इंसान सबसे पहले उस प्रीफेस को पढ़ता है और तब जाकर वो उसको टेक्स्ट को आगे बढ़ता है। तो टेक्स्ट को पढ़ते समय जो भी इमेज हमारे माइंड में पोएट की बनेगी या उसके ऑथर की बनेगी उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड ऑथर, ठीक है। और जो ऑथर ऐसा करते हैं कि शुरू में जो प्रीफेस लिखते हैं उसको बोलते हैं रियल ऑथर। तो रियल ऑथर जो प्रीफेस लिख रहे हैं और इम्प्लाइड ऑथर जो हमारे माइंड में इमेजिन जिनकी इमेज हमारे माइंड में बन जाती है जब हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं। फिर वो इंसान जो कहानी को बता रहा है वो एक पर्सोना होता है या कोई कैरेक्टर होता है जिसको ऑथर पहले से ही अपने दिमाग में रखकर चलता है। या तो वो किसी तरह की ऑडियंस अपने माइंड में रखता है या किसी तरह के इंसान होते हैं जिनको अपने माइंड में वो रखकर चलता है। और इसके बाद में जो ऑथर है वो स्टोरी को नरेट करता है किसी नरेटर के थ्रू, ठीक है। तो एक वो कोई जैसे कि हमने जेरा जेनेट में हमने पढ़ा था
कि उन्होंने लेवल की बात की थी, थ्री लेवल्स ऑफ नैरेटिव। तो उन्होंने वहां पर बात की थी कि दो टाइप के नैरेटर होते हैं, फर्स्ट टाइप नैरेटर होते हैं और एक होता है थर्ड टाइप के नैरेटर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑथर अपने माइंड में एक पर्सोना लेकर चलता है या किसी कैरेक्टर को लेकर चलता है जब वो कोई वर्क लिखता है, और ऑथर अपनी स्टोरी को नैरेट करता है, अपनी स्टोरी को बताता है किसी नैरेटर के थ्रू। अब वो फिक्शियस फिगर भी हो सकता है, यानी उसकी कल्पना की हुई क्या हुआ कोई कैरेक्टर हो सकता है, और जिसके साथ में कुछ भी नहीं किया जा सकता यहाँ पर ये कह रहे हैं। या फिर वो जो रियल ऑथर होता है, रियल ऑथर का कोई उससे मतलब नहीं होता है जो कहानी को बताता है। क्यों? क्योंकि वो एक काल्पनिक जो है कैरेक्टर होता है। तो कह रहे हैं इसके अलावा, तो नैरेटर आपको समझ में आ गया, यहाँ पर ये नैरेटर आ रहा था। तो नैरेटर क्या है? जो कि कहानी को बयान करता है, कहानी को आगे लेकर जाता है। ये नैरेटर कई बार फर्स्ट पर्सन जो है भी होता है और कई बार थर्ड पर्सन भी होता है। ठीक है, काल्पनिक भी हो सकता है नैरेटर और रियल भी हो सकता है। आगे बात बढ़ाते हैं, कहते हैं कि who does the narrator narrate the story to, कि नैरेटर कहानी किससे नैरेट कर रहा है, किसको वो सुना रहा है कहानी को। तो कह रहे हैं कि कैरेक्टर टेक्स्ट के अंदर एक एड्रेसी भी होता है। एड्रेसी ये हमने पढ़ा था, रोमन यकब्सन का जो एक मॉडल था लैंग्वेज का, उसमें उसने एड्रेसर की बात की थी, एड्रेसी की बात की थी, और इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट, मैसेज, कोड, कॉन्टैक्ट जब उसकी बात की थी, तो वहां पर उन्होंने एड्रेसी का मतलब लिया था रिसीवर। यानी जो नैरेटर होता है वो कहानी को सुनाता है, तो किसको सुनाता है? एड्रेसी को, एक रिसीवर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो नैरेटर तो कहानी सुना रहा है, लेकिन ये सुना किसको रहा है, किसको बता रहा है? तो जिसको वो बताता है वो होता है नैरेटी, यानी कहानी का सुनाने वाला नैरेटर और कहानी को सुनने वाला नैरेटी। तो इस तरह से आप धीरे धीरे बढ़ते चले आगे, बाद में हम इसको एक बार पूरे को कर लेंगे। तो जो नैरेटर कहानी सुनाता है तो एक एड्रेसी को या एक नैरेटिव को कहानी सुनाता है। ठीक है, ये यही कह रहे हैं कि टू whom द स्टोरी इज टोल्ड, यानी जिससे कहानी को बताई जाता है वो एड्रेसी कहलाता है। और ये एड्रेसी ही क्या कहलाता है? नैरेटी, यानी जो कहानी सुन रहा है। कह रहे हैं जो नैरेटिव होता है ये एक ऐसे कैरेक्टर होता है, एक ऐसी जो है फिगर होती है जो कि हमारी कहानी में डायरेक्टली वो दिखाई देती है, यानी रिसीवर जो कहानी को सुनते हैं। बाय ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय द नैरेटिव इज एन इमेजनरी रीडर, ये कह रहे हैं कि जो नैरेटिव होती है एक इमेजनरी रीडर होता है विद पर्टिकुलर क्वालिटीज, उसकी कुछ अपनी क्वालिटीज होती हैं। दिस इज द रीडर इज अ मॉडल, और ये रीडर एक मॉडल के रूप में काम करते हैं, यानी जो नैरेटिव होता है वो एक तरह का रीडर होता है। ठीक है, कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि ये कोई ट्रू इंसान होगा, बल्कि ये भी कोई पर्सोना हो सकता है, कोई फिक्शियस कैरेक्टर हो सकता है। कह रहे हैं कि डियर रीडर, इन द 18 एंड 19 सेंचुरी नॉवेल्स नॉट ऑलवेज यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फाइनली implied reader may not be the same as the real flesh and blood reader browsing through the novel, कि इसी तरह implied reader होता है और वो implied reader रियल रीडर की तरह नहीं होता। ठीक है, हिस्टोरिकल और रियल रीडर इज द पर्सन हु रीड्स द टेक्स्ट। कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल या रीडर, जो रियल रीडर होता है वो इंसान होता है, वो कैरेक्टर होता है जो टेक्स्ट को पढ़ता है। ठीक है, तो एक बार आप इसको फिर से देख लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक तरह का चार्ट है। तो सबसे पहले जो हिस्टोरिकल या रियल ऑथर होते हैं, उन्हीं के सामने हिस्टोरिकल या रियल रीडर होते हैं जो बाकायदा टेक्स्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ऑथर होता है, रियल ऑथर, वो एक टेक्स्ट को लिखते समय टेक्स्ट से पहले, नॉवल से पहले, या जो भी जिस टाइप का भी वो वर्क हो, उससे पहले कुछ पेज लिखता है जिस पेज में उसकी बायोग्राफिकल डिटेल्स होती है और उस वर्क की इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखी जाती है। फिर वो टेक्स्ट को लिखता है, टेक्स्ट को नैरेटिव भी बोलते हैं। और जब वो लिखता है तो उसके माइंड में एक तरह का ऑथर होता, एक तरह का रीडर होता है, एक तरह का पर्सोना होता है। और जो रियल रीडर होते हैं ये वो रीडर होते हैं जो बाकायदा और वास्तव में टेक्स्ट को पढ़ते हैं। यहाँ पर रियल ऑथर का एक एम्प्लाइड ऑथर भी होता है। इम्प्लाइड ऑथर का मतलब ये होता है कि जब रियल रीडर उस टेक्स्ट को पढ़ेगा
तो उसके माइंड में एक तरह की इमेज बनेगी उस राइटर की, उस ऑथर की जिसने उस टेक्स्ट को लिखा हुआ है। तो जो माइंड में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पोएम पढ़ रहा हूँ जॉन कीट्स की, तो पोएम पढ़ते पढ़ते मेरे माइंड में आने लगा यार जॉन कीट्स को परेशान किया गया था इसलिए वो मर गया, उसको सोसाइटी ने आउटकास्ट कर दिया, उसको बाहर बिल्कुल फेंक दिया। तो इस तरह की जो इमेज बनेगी पढ़ते समय ऑथर की या पोएट की, वो इम्प्लाइड ऑथर कहलाता है। कहानी के अंदर हमेशा ही एक नैरेटर होता है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव भी होती है कहानी, और कई बार थर्ड पर्सन नैरेटिव भी होती है। तो यहाँ पर कहानी का सुनाने वाला नैरेटर होता है, और जो कहानी को सुनते हैं ऑडियंस, वो ऑडियंस को हम बोलते हैं नैरेटिव। और इम्प्लाइड रीडर रियल रीडर से अलग होता है, ठीक है। रियल रीडर तो वो होता है जो कहानी को वास्तव में पढ़ता है, और जबकि इम्प्लाइड जो रीडर होता है वो एक तरह की इमेज होती है रियल रीडर की। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा मुश्किल था लेकिन समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।